नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश का मिजाज यानी मूड ऑफ द नेशन का ये सर्वे लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं, जो ये बताता है कि अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। देखिए, 3-4 बड़ी बातें जो पिछले महीने हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है बिहार में चुनाव जिसमें बीजेपी की सरकार बनी। आपने बंगाल के चुनाव भी देखे, आपने अन्य जगहों असम में चुनाव देखा जहां पर भारी बहुमत के साथ बीजेपी बनी। उसके बाद 1.5 महीने पहले कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और उसके बाद से नितिन नवीन के साथ जेनजी टीम बनाने की बीजेपी की कोशिश। इन सब के बीच आज जेनजी आंदोलन के बाद ये देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे आपके सामने हम रखेंगे। और मैं हूं साहिल जोशी। तो पहले वाले हिस्से में हमने देखा कि किस तरीके से जेनजी सोचता है, लेकिन अब पूरा देश किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से क्या अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएगी। हर 6 महीने में हम देश का मूड आंकने की कोशिश करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं और यह भी समझने की कोशिश करते हैं, जो इस बार भी होगी, कि आखिरकार किस मुद्दे पर सरकार ने काम ठीक किया है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोग समझते हैं कि सरकार को और बेहतरी से करनी चाहिए। कौन सा वो मुद्दा है जिस पर लोग सरकार से नाराज हैं और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार से अभी भी नाराजगी नहीं है। तो अब से कुछ ही देर में नंबर्स आपके सामने आने वाले हैं, जिनको हम बिग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज, कितना वोट परसेंटेज बीजेपी को मिल सकता है, एनडीए को मिल सकता है, कितना कांग्रेस को, कितना इंडिया गठबंधन को, अन्य पार्टियां कहां पर हैं। क्योंकि देखिए, तमिलनाडु में विजय के आने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अदर्स का बन रहा है, वो भी बहुत दिलचस्प नंबर होता जा रहा है। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारा ट्रेंड है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशिक डेका लगातार मौजूद रहेंगे, जो कि मैनेजिंग एडिटर है इंडिया टुडे मैगजीन के। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान 2 जुड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे कुछ देर में हमारे साथ स्टूडियो में बस पहुंचने वाले हैं। लगता है ट्रैफिक में कहीं उनकी गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन किसकी गाड़ी निकलेगी अगर आज हो चुनाव तो। जंतर मंतर के बाद ये माना जा रहा है कि देश का मिजाज क्या बदला है। आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे नंबर से, लेकिन उससे पहले मेथोडोलॉजी आपको बता देते हैं, क्योंकि सर्वे का तरीका जो है वो जानना जरूरी है। देश के सभी राज्यों और सभी लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच हर आयु वर्ग, जाति, धर्म, लिंग वाले 25,184 बालिगों की राय ली गई है। इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 91,795, 24 हफ्ते मतलब समझ लीजिए लंबा पीरियड। हालांकि और पोस्ट जंतर मंतर हमने जो लिया है वो भी हमने आपको बता दिया, लेकिन 6 महीने में लगातार जो 24 हफ्ते में 91,000 अगस्त तक, 26 जनवरी से 25 जुलाई 91,796 लोगों से ली गई है ये राय, और उसका विश्लेषण भी इसमें हमने शामिल किया है। तो फुल सैंपल साइज 1,16,644 है, लेकिन 25,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनका हमने जंतर मंतर में हुए आंदोलन के बाद लिया है, और इसमें भी लगभग 16,644 लोगों की राय का निचोड़ लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो जेन जी आप एक तरह से कह सकते हैं, उनका लगभग 10 से 12,000 का प्रतिनिधित्व है। लेकिन आपको मार्जिन ऑफ एरर भी हम बता देना चाहते हैं, जो कि 3 to 5% हो सकता है। यानी माइक्रो लेवल पे अगर देखें तो 3% होगा, मैक्रो लेवल पे 5% तक ये जा सकता है, लेकिन 95% इस सर्वे के आंकड़े एक्यूरेट हो सकते हैं, ये कहने का इसका मतलब। तो आइए समय जाया किए बिना प्रदीप भंडारी जी और हमारे तमाम दर्शक जो बैठे हुए हैं, अभय दुबे जी का भी इंतजार है, जैसे आते हैं उनको भी शामिल कर लेंगे बहस में। अगर आज हुए चुनाव तो वोट शेयर किसकी तरफ कितना जाएगा। गठबंधन के हिसाब से जब आप देखते हैं तो अनुमानित वोट शेयर में 45% पर एनडीए है और इंडिया गठबंधन 39 पर, अन्य 16 पर। तो ये नंबर अपने आप में बताता है कि फिलहाल एक बार फिर अगर आज हो चुनाव तो एनडीए वोट परसेंटेज में काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ तस्दीक इस बात का करता है कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका असर तो है, लेकिन उसी के साथ साथ जब आप बड़े नंबर को देखें तो ये साफ दिखता है कि एनडीए वोट परसेंटेज में काफी आगे है। तो इंडिया टुडे सी वोटर में सर्वे में अगर आज हुए चुनाव तो एनडीए को 45% आ गए हैं। अभय दुबे जी जल्दी आइए, क्योंकि नंबर्स अब आ रहे हैं आपके सामने। 45%। उसके साथ साथ अगर दूसरे भी नंबर्स अगर हम देखें तो अगर
यही अगर सीटों में बदल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो वही होगा, अगर यही नंबर सीटों में बदल जाए आज की स्थिति में, तो एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान अगस्त 2026 में, अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 326 सीटें और 45% वोट शेयर, इंडिया अलायंस को 185 सीटें और 39% वोट शेयर, और अन्य के खाते में जिसमें डीएमके से लेकर बाकी तमाम पार्टियां भी शामिल होंगी, आम आदमी पार्टी, डीएमके वगैरह, उन्हें 32 सीटें और उसके साथ साथ 16% का वोट शेयर इसमें मिल सकता है। और उसे अगर हम पार्टी वाइज स्प्लिट करें वोट, तो इसका मतलब साफ है कि आज की स्थिति में भी एनडीए अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है। जो स्थिति आज एनडीए की है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और बाकी छोटी पार्टियां मिलाकर, हम इसमें मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस में का जो विभाजित गुट है उसको भी अभी एनडीए में पकड़ना चाहिए, एनसीपीआई को। वो सारे लोग पकड़कर हम कह सकते हैं कि एनडीए की दोबारा सरकार बन सकती है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे सर्वे में है वो यही है कि फिलहाल आप नंबर्स को देखें, थोड़ा सा रुक जाइए, ये नंबर दोबारा दिखा दीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि अगर अभी हम अगस्त 2026 के नंबर्स आपको दिखा रहे हैं तो ये साफ साफ बता रहा है कि फिलहाल जो एनडीए का नंबर है वो हमारे ही सर्वे से, जो हमने जनवरी में किया था, उससे तो नीचे आया है, लेकिन ये अभी भी लोकसभा 2024 के नतीजों से ऊपर है। तो इस बात को फिर से समझिए, जो जनवरी में हमने सर्वे किया था उस वक्त नंबर्स कहीं ज्यादा थे, लेकिन सर्वे के बावजूद, अगर आप देखिए सर्वे में नंबर्स गिरने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी एनडीए का जो आंकड़ा है वो अभी भी ऊपर है। यानी जनवरी के मुकाबले 6 महीने में घटा है, 24 के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन अब हम इसे पार्टी के रूप में स्प्लिट करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, और 2014 और 2019 के चुनाव अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सत्ता हासिल की थी। तो आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 39% वोट शेयर मिल सकता है अपना अकेले को, भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को 21% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य के खाते में 40% वोट शेयर जा सकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 39% तक जाकर अटक गया है। और यही अगर सीटों में तब्दील करे तो यह बड़ा दिलचस्प मामला है अंजना। बिल्कुल, और ये नंबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 261 सीटें आती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस को 106 और अन्य को 176। यानी सबसे बड़ी बात यही है कि अगर बीजेपी को नुकसान होता भी है, जो नुकसान कहां से है, जनवरी के हमारे सर्वे से नुकसान, 240 सीटें उनको आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, वहां से कितना गेन है, 21 सीटों का गेन है बीजेपी को 2024 के कंपैरिजन में। लेकिन हमारा जो जनवरी का था तब से इस 6 महीने में गिरावट है, क्योंकि तब वो 287 पहुंच गए थे जनवरी के हमारे सर्वे में। यानी जो मिजाज उस वक्त था उसमें गिरावट आई है, साफ दिख रहा है। लगभग उनको आप समझ लीजिए 25 से 27 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन 21 सीटों का फायदा 2024 से हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है जो अभय दुबे को देखनी चाहिए कि आप 99 से 106 पर ही पहुंच रहे हैं, 176 का नंबर अदर्स का हो रहा है। और मुझे लगता है कि विजय और अन्य जो ऐसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, तमाम पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ दिख रहा है। एक और चीज इसमें देखनी होगी कि जनवरी महीने में, 6 महीने के बाद में 2024 के मुकाबले अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पर सत्ता बनाने तक पहुंच गई थी जनवरी 2024 में। आज की स्थिति में एक बार फिर उन्हें सहयोगी दलों का सपोर्ट लगेगा, उसके बाद ही एनडीए की सरकार यहां पर बन पाएगी। लेकिन कहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, कहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। तो 4 प्रमुख राज्य हम आपके सामने रखेंगे। पहला उत्तर प्रदेश, वोट शेयर सबसे पहले देखें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को, हमने ऐसे भी राज्य चुने हैं ज्यादातर जिनमें अभी चुनाव होने वाला है, पंजाब, उत्तर प्रदेश दोनों उसमें शामिल हैं। और बड़े राज्य जिसमें अभी चुनाव हुआ है, जो बड़ा राज्य है उसके हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान, अगर आज की स्थिति में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 40% इंडिया अलायंस को, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है तो 40% इंडिया अलायंस को। महज 2% का फर्क एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। पंजाब के भीतर
एनडीए को 16%, जबकि इंडिया अलायंस को, जिसमें कांग्रेस अलग लड़ेगी, शायद आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, पता नहीं लोकसभा में आपका क्या इसमें भूमिका रहेगी, लेकिन 25% इंडिया अलायंस को, 11% अन्य को मिल सकता है। वहीं बंगाल के भीतर यह बड़ी दिलचस्प बात है, 46% एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 43% इंडिया अलायंस को लोकसभा के अगर चुनाव होते हैं तो। और महाराष्ट्र के भीतर यही आंकड़ा एनडीए को 49% तक जाता हुआ इसमें नजर आता है। तो सबसे बड़े गेनर्स बंगाल और महाराष्ट्र में ही बीजेपी दिखाई दे रही है, एनडीए दिखाई दे रहा है, और ऐसा वैसा नहीं, मैसिव बंगाल में तो सबसे ज्यादा है। अगर यही सीट में तब्दील हो इन चारों राज्यों में, लोकसभा चुनाव अगर हो तो कहां पर किस तरफ जाएगी जनता? तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 38 और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 41, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस, समाजवादी पार्टी ही बड़ा हिस्सा समझिए, क्योंकि अखिलेश यादव सबसे बड़े चैलेंजर हैं वहां पर बीजेपी के लिए। तो ये साफ दिख रहा है कि पिछली बार की भी अपनी परफॉर्मेंस से उत्तर प्रदेश में सुधार करते हुए दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी, जिसकी सीटें पिछली बार आई थी 37, 4 सीटों का इजाफा हो रहा है। और ये हम लोकसभा चुनाव से आपको बता रहे हैं। अन्य राज्यों में, इसको ऐसे समझिए, अन्य जगहों पर मिलाकर बीजेपी 240 से नीचे नहीं उतर रही है, वो 261 पर पहुंच रही है। लेकिन यूपी में वो, और अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी को गेन हो रहा है, इंडिया अलायंस को गेन हो रहा है, वो 37 से 41 पर पहुंच रहे हैं। जबकि बीजेपी को भी थोड़ा गेन है, जहां वो 33 सीटें आई थी 2024 में उनकी, और 5 सीटों के इजाफे के साथ वो 38 पे पहुंच रहे हैं। यहां पर देखिए वोट परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में, वो एनडीए का ज्यादा है, लेकिन वही जब सीटों में तब्दील हो रहा है तो वो पलट जा रही है बाजी, और 40 पार पहुंच रही है, इंडिया अलायंस पहुंच रहा है, और 38 सीटों पर एनडीए पहुंच रही है। तो ये क्लियर है, इधर 5 सीट्स का फायदा हो रहा है, लेकिन इधर पर भी आप देखिए 4 सीट्स का फायदा, और सीधा 3 सीटें आगे है इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, और वहां से आप कल्पना कीजिए कि जो वहां पर बाजी मार ले जाता है उसकी तरफ सुई वैसे ही चली जाती है। और अभी 6 महीने में वहां पर चुनाव भी होने पहुंच जाते हैं पंजाब पर, और ये दोनों ही जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। पंजाब में इंडिया अलायंस को 11 और बीजेपी जस की 10, एनडीए 1 पर दिखाई दे रही है। अगले 2 राज्य दिखा दीजिए जल्दी से, महाराष्ट्र और ये। लेकिन सबसे बड़ा गेन जो अंजना ने थोड़ी देर पहले दिखाया कि उत्तर प्रदेश के भीतर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस वहां पर बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा गेन जो जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी 261 तक पहुंच पा रही है, उसमें बंगाल शामिल है। 2024 बंगाल और महाराष्ट्र के नंबर्स आपको बता देते हैं, क्योंकि बंगाल में अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए को 35। अब देखिए इस बार के चुनाव के बाद ही आपने देखा कि 20 सांसद जो टीएमसी के थे वो एनसीपीआई में चले गए, उन्होंने एनडीए का समर्थन कर दिया है। लेकिन एक जो मूड इस वक्त बंगाल में बना है वो आज भी स्थिर दिखाई दे रहा है, जनता का झुकाव दिख रहा है एनडीए की तरफ, और एकदम एक तरफा ये होता चला जा रहा है, जिसमें 35 सांसद एनडीए के बनेंगे अगर आज वहां पर लोकसभा के चुनाव हो तो। वहीं महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में भी एक तरफा मामला दिख रहा है, हालांकि यहां पर फिर भी मुकाबला है। 17 सांसद बनेंगे इंडिया अलायंस के। इंडिया अलायंस में वही शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस है, उनको समझ लीजिए। और यहीं पर जब आप दूसरी तरफ एनसीपी में शरद पवार गुट, अभी तक तो ऐसा ही है। उसके बाद इधर आप अगर आइए तो एनडीए में 31 सीटें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी, शिंदे और अजित पवार गुट को। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, जहां जहां पर बीजेपी थोड़ा फिसल रही है, सबसे ज्यादा फायदा उनको पश्चिम बंगाल और साथ ही महाराष्ट्र में भी परफॉर्मेंस देखिए बरकरार रहता हुआ दिख रहा है। तो जो उनको लगभग आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया जो हमने आपको नंबर्स दिखाए, उसमें जो उनको सीटों की गिरावट हो रही है, कहां से 287 हमने दिखाया था जनवरी में, और 287 के साथ तो अपने दम पर उनकी सरकार बन रही थी, वो इस बार फिसल गई है 261 पर। लेकिन ये जो फिसलाव है उसमें भी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के 240 से वो 21 सीट ऊपर है। ये सीट कहां से आ रही है? ये सीटें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। तो ये जो बहुत बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हो रहा है, उसकी वजह से उनकी सीट्स में जबरदस्त इजाफा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में प्रदीप भंडारी, अगर हम देखें तो कि बड़ा टेक अवे अगर हम इसको निकाल कर चले तो कि आप 2024 के बाद बैक टू बैक जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव जीत रहे थे, जनवरी महीने में इसी सर्वे में आप पहुंच गए थे कि अपने बलबूते पर सत्ता बना लेंगे।
287 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में उल्टा असर होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे महाराष्ट्र के भीतर आप देख रहे हैं कि 17 सीटों तक अपोजिशन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बंगाल हाल ही में वहां पर चुनाव हुए तो आपको बचा रहा है 240 में ना उतरने के लिए। क्या कारण मानते हैं आप इस बात के लिए, ये जो अपना बलबूते पर सरकार बनाने से चूक रहे हैं आप? देखिए साहिल जी, पहले तो अगर आप मूड ऑफ द नेशन पोल का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो ये हमेशा एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट रहा है। फॉर एग्जांपल 2014 के अंदर जो मूड ऑफ द नेशन ने एनडीए का प्रेडिक्शन किया था, उसका सीट शेयर, वोट सीट शेयर की मैं बात करूं, सो देयर वाज अ जंप ऑफ एटलीस्ट 60 सीट्स 70 सीट्स। 2019 के अंदर भी जो मूड ऑफ द नेशन ने एनडीए को प्रेडिक्ट किया था, विच वाज 2037, वी हैड अ जंप ऑफ 60 to 70 सीट्स। तो जो भी मूड ऑफ द नेशन का अगर पास्ट एक पैटर्न देखेंगे, जो उनका डेटा एनालिसिस है, विच इज ए लार्जली कंजर्वेटिव डेटा एनालिसिस, तो अगर आप कह रहे हैं मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से 261 पे हम हैं, तो पास्ट का ट्रेंड ये दिखाता है कि जो पब्लिक की वर्डिक्ट है वो जनरली उससे 40-50 सीट ज्यादा होती है। ये मैं डेटा बता रहा हूं पिछले मूड ऑफ द नेशन। लेकिन उत्तर प्रदेश तो झटका है ना एक तरीके से। ओवरऑल अगर मैं भी बात करूं, ठीक है, ओवरऑल मूड ऑफ द नेशन ये कह रहा है एज पर दिस ट्रेंड कि 2029 भरोसा करना है कि नहीं करना है इस पे? जी, भरोसा करना है कि नहीं करना है इस पे? सवाल जवाब करना है नहीं करना? देखिए अंजना जी, मैं तो आपको ट्रेंड बता रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जब आपके मूड ऑफ द नेशन में 261 है तो रफली वी विल बी मोर देन 300। जनवरी 2024 का ट्रेंड नहीं बताया आपने। जनवरी 2020 किसी भी ट्रेंड में, मैं कह रहा हूं जनवरी हो या मार्च हो या अक्टूबर हो, मूड ऑफ द नेशन जब भी एक नेशनल प्रोजेक्शन किया है वो एनडीए का कंजर्वेटिव। सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या जेनजी आंदोलन का असर आपको इस सर्वे के नंबर्स में दिख रहा है? क्योंकि बात अलग थी कुछ दिनों पहले की, मैंने इसीलिए 6 महीने का जिक्र किया क्योंकि आप तो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, आप जीते, सरासर जीते। लेकिन बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं का जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है ना, उसका असर है या नहीं है? देखिए असर इस चीज का है कि आज इस देश के युवा ने झूठ की गूंज करके वेबसाइट को लॉन्च करा कि राहुल गांधी ने 40 के 40 झूठ बोले अपने 4 के छात्रों की गूंज के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्लीज आप रिकॉर्ड करिएगा अंजना जी। जब भी मैं आपको कहता हूं रिकॉर्ड करने के लिए, वो बाद में आप रिकॉर्डिंग प्ले नहीं करती जब मेरे प्रेडिक्शन सही होते हैं। ये अगर प्रोजेक्शंस आगे कंटिन्यू होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 300 क्रॉस करेंगे एज बीजेपी एंड 340-350 क्रॉस करेंगे एज एनडीए मिनिमम इन 2029। क्योंकि जो लीडर क्रेडिबिलिटी है, आप कोई भी लीडर क्रेडिबिलिटी इंडेक्स, आपके इसमें भी लीडर क्रेडिबिलिटी इंडेक्स निकालिए कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। अभी हम बताएंगे, कंसल्ट और मूड ऑफ द नेशन, एवरीबडी सेज दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट चॉइस। अगला सवाल वही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कामकाज को लोग कैसे आंकते हैं, उनकी लोकप्रियता को ओवरऑल पीएम पर। लेकिन जेनजी का असर है या नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। हम जनवरी से अभी की बात कर रहे हैं, हमारे पक्ष में है और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए कोई भी इस देश का युवा है, भले वो जेनजी, अल्फा, कोई भी जनरेशन है या मिलेनियन, वो हमेशा से कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। और जब वो कंपैरेटिव एनालिसिस करता है तो वो ये देखता है कि 2014 के अंदर जितने ब्रॉड पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के, नेशनल सिक्योरिटी के, इंडिया वाज नॉट फीचरिंग एनीवेयर। बट जब वो 2026 के अंदर देखता है, वो देखता है कि इंडिया फीचर्स इन मेजॉरिटी ऑफ देम। इसका ये मतलब नहीं कि हमने सब चीज कर ली। प्रदीप जल्दी से यूपी का भी बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश का एनालिसिस आप किस तरीके से करेंगे? क्या कारण है कि ये स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसे 2024 में? साहिल जी, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत माइक्रो एनालिसिस करने की जरूरत रहती है। और उत्तर प्रदेश का भले वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जिसमें हमारे पक्ष में नतीजे आए और हमारे पक्ष के नतीजे नहीं आए, उस पे जनरली जो सर्वेज होते हैं वो माइक्रो एनालिसिस को कम करते हैं। तो मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में हम फुल मेजॉरिटी के साथ, भले वो असेंबली हो, उसमें आएंगे। और लोकसभा के अंदर भी जो 2024 के अंदर गलती थी उससे ठीक है। चलिए अभय दुबे जी, अब आप मेरा सवाल सुनिए, ठीक है अभय दुबे जी। ये तो दिख रहा है कि हमारा ही जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, जनवरी में जो हमने नंबर्स दिए थे 287 था, ये जो सर्वे नंबर दे रहा था, वहां से अगर आप देखिए तो अभी पर गिरावट है, 261 पर है। बट लोकसभा से उनकी परफॉर्मेंस बेटर है और उनको जो कम हो रहा है या उनकी सीटें कम है, आपको तो फायदा हो नहीं रहा है। कांग्रेस के नंबर्स दिखा दीजिए, आप 99 से 100 पार कर पा रहे हैं बस, अदर्स को बहुत बड़ा जंप है। तो क्या वजह है कि आप और आपकी पार्टी इसको एनकैश नहीं कर पा रही है? अंजना जी, मुद्दा आपको अब ये रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की अलोकप्रियता निरंतर कितनी बढ़ रही है। आज अगर जब हम चर्चा कर रहे हैं और मूड ऑफ द नेशन की बात करेंगे तो त्योहार पर महंगाई की मार, अब की बार कड़वी सरकार। 36,000 करोड़ रुपए का चीनी घोटाला करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि भारत के लोगों का मूड, भारत के लोगों का पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। मैं 36,000 करोड़ का स्कैम इसलिए कह रहा हूं कि अप्रैल के महीने में सरकार को यह पता लग गया था कि शक्कर का उत्पादन कम हुआ है
ओपनिंग स्टॉक हमारा 50 लाख टन से घट के 30 लाख टन हो गया है। जानबूझकर 20 अगस्त तक इन्होंने शुगर इंपोर्ट के ऑर्डर जारी नहीं किए, क्योंकि जो होल्डर्स थे उनको पैसे कमाना चाहते थे। 30 रुपए किलो का मुनाफा सरकार और उनके साठगांठ से लोगों ने कमाया, जो 36,000 करोड़ रुपए होता है। पेपर लीक एक सिर्फ नीट का ही स्कैम नहीं हुआ, एक स्कैम और हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके हाथ में रिपोर्ट नहीं होगी, वो नीट की रिपोर्ट है। नीट की क्या है? नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन ट्रेनिंग। नीति आयोग ने अगस्त 26 में रिपोर्ट जारी की कि 8.7 करोड़ नौजवान ऐसे हैं हिंदुस्तान में 15 से 29 साल के, जो आप ठीक कह रहे थे कि जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब? मेरी बात बिल्कुल सही सर, आपने कहा बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नंबर्स पे बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, ये जो सारी एक्सरसाइज होती है ना सी वोटर्स की, ये होती है सरकार को फायदा पहुंचाने की। आज भयावह तरीके से, मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर इतनी इस तरीके से नहीं आलोचना की। मैं गाली शब्द प्रयुक्त नहीं कर रहा हूं। आप साहिल जी सुनिए, उत्तर प्रदेश के नंबर ऐसे आते नहीं। उत्तर प्रदेश तो आधा साफ, पिछले चुनाव में तो भी अभी आप भी कह दिखा रहे रहे थे, हैं। पिछले सी वोटर के सर्वे में क्या बता रहे हैं? मैं था अंजना जी के साथ, मैं उत्तर प्रदेश का उस समय इंचार्ज था। पूछिए आपने तो कहा चलिए उत्तर प्रदेश के नंबर पर बता दीजिए, वो तो आपको सही लगेंगे। मैंने कहा पिछली बार उत्तर प्रदेश, अभी के नंबर्स देख लीजिएगा, अभी तो आप 41 पे जा रहे हैं। पिछली बार अगर मैं पार्टी स्प्लिट कर दूं तो कांग्रेस पार्टी 11 सीटें पा रही है इसमें। पिछली बार हाफ किया था, इस बार साफ उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ था? देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर आप हर एक मापदंड पर देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होगा देवद्रव्य की चोरी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे में कम से कम 12 से 14,000 करोड़ रुपए लूट लिए। राम मंदिर पर भी एक सवाल है। तो जब इतने हजार करोड़ और जो मूल सवाल था जिससे आप भाग रहे हैं अभय दुबे जी, वो सारी चीजों पर आएंगे हम, सारी चीजों पर आएंगे। मैं भागने नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज मैं आप लोगों को भागने नहीं दे रहा हूं मुद्दों से। गुरुजी सवाल पर आइए ना, ये लड़ाई कि ये जो फायदा हो रहा है वो कांग्रेस क्यों नहीं ले पा रही? Exactly. ये सवाल है, एक बार उसको एड्रेस तो कीजिए। ये मंथन तो होना चाहिए ना, हम कहीं ना कहीं। 17 सीट में से 6 सीट 7 जीते थे, एक तो इन्होंने छीन ली, और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री चुनाव हारे। जब भी सत्ता जाएगी इनकी 5-6 राउंड तक पीछे थे, उसके बाद दिखाना बंद कर दिया और प्राइम मिनिस्टर की जीत। चलिए मुझे फिर एक मैं घुमा कर सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा एक बार। ये बता दीजिएगा कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस तरीके से, तो क्या उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा या बाकी दलों को ज्यादा फायदा होगा? देखिए, विजय उसमें फायदा ले रहे हैं वहां पर तमिलनाडु के भीतर, छोटी छोटी पार्टियां वहां पर लेकर जा रही है। थोड़ी देर पहले सीजेपी का हमने दिखाया कि युवा कहते हैं कि अगर पार्टी बनाएंगे तो वोट दे देंगे उनको। तो ये बता दीजिएगा कि आपको फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा? देखिए साहिल जी, आज जेनजी में पूछ लीजिए या समाज के अंतिम पंक्ति में लोगों में, एकमात्र नेता की अनुगुण सुनाई देती राहुल गांधी की। आप चप्पे चप्पे पर देश के चले जाइए। आज इतना बड़ा स्कैम अंजना जी हुआ, एक आदमी का 22,000 करोड़ रुपए बैंक का कर्ज, उसको 6 करोड़ रुपए में एनसीएलटी ने उसके सारे पाप पर पर्दा डाल दिया। 9 लाख करोड़ रुपए का जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे कौशिक से भी लेना, फिर आगे के नंबर्स दिखाएं। इस बात की डेटाबेस कॉन्वर्जेशन है, पर अभय जी जो है इसको एक इनका एक परमानेंट डायलॉग है, झूठ सुनिए, झूठ इन्होंने सारी डिबेट में बस यही बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सी वोटर का सर्वे फर्जी है। जब हरियाणा असेंबली इलेक्शन के अंदर सी वोटर कांग्रेस पार्टी को प्रिडिक्ट कर रहा था, तो हर कांग्रेस का नेता सी वोटर दिखा रहे थे, सी वोटर दिखा रहे थे। सर्वे पे भरोसा ही नहीं रखते। ये राम मंदिर की बात करते हैं, टेंट में प्रभु श्री राम को रखने वाले ये लोग हैं, यूथ भी देखेगा। इसलिए चढ़ावा चोरी होगा, इसलिए चढ़ावा चोरी होगा। गलत हुआ, कार्रवाई करी। क्या कार्रवाई की बताइए? हमने टिन्नू बताइए क्या कार्रवाई की? पीछे किया। और वो सवाल आने वाला है, वो सवाल आने वाला है, दोबारा जानेंगे। ठीक है, सवाल आएगा, वो सवाल आने वाला है। कांग्रेस और ऑपोजिशन रहती है तो जनता का पर कैपिटा इनकम नीचे जाता है, जब बीजेपी रहती है तो पर कैपिटा इनकम ऊपर जाता है। इसीलिए आपकी बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, झूठ की आगे के सवाल ले लेते हैं तो वही मुद्दे पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर भी हमने कई सवाल किए हैं, जल्दी से ये सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से आपसे भी एक रिस्पॉन्स ले लेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का कामकाज लोग कैसे आंकते हैं, तो ये नंबर्स दिखा दीजिए। 51% कह रहे हैं अच्छा, औसत कहने वाले 17% हैं, खराब कहने वाले 27% हैं। तो ये नंबर्स अपने आप में साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काम को जो अप्रूवल रेटिंग एक तरह से है वो 51% का है। औसत एवरेज मानने वाले 17% लोग हैं, लेकिन 27% है जो उनके काम को खराब मानते हैं। और हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि इसके पहले वाले जो हमारे मूड ऑफ द नेशन के सर्वे हुए थे, उसके मुताबिक आज की स्थिति क्या बता रही है प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की। अगस्त 2025 में जब हमने सर्वे किया था,
तब प्रधानमंत्री का अप्रूवल रेटिंग कामकाज को लेकर 58% देखा गया था। उसके बाद जनवरी 2026 में जब सर्वे किया गया तब 57% और अभी 51%। और वही बात औसत प्रतिशत कहने वाले लोगों की संख्या अगस्त 2025 में एक साल पहले 13% थी, जनवरी 2026 में 16% हो गई थी और 17% आज की स्थिति में नजर आ रही है। खराब कहने वालों की संख्या देखिए वो तो साफ वैसी की वैसी लग रही है। 26% थी एक साल पहले, 6 महीने पहले 24% और आज 27%। यानी जिसको लगता है खराब काम वो वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं और जिसको लगता है अच्छा काम वो वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा काम कहने वालों में 6% की गिरावट इस सर्वे के मुताबिक नजर आ रहा है और औसत मानने वालों में इजाफा हुआ। तो ऐसा लगता है कि वहां के जो लगभग 6% लोग हैं वो सीधे इस तरफ दूसरी तरफ आ गए हैं, 13 से सीधा 17 पर पहुंच गया है। और जो अगला प्रश्न हमने लोगों से इस सर्वे में पूछा है वो भी आपको बता देते हैं। एनडीए के प्रदर्शन को लेकर लोग क्या मानते हैं, तो जनवरी 2023 में देखिए क्या नंबर्स था और वहां से लेकर आप हर बार देखेंगे तो जो संतुष्ट मानने वाले हैं वो 56% से आ जाते हैं 50% पर, आधे आधे। और वहीं 17% पर जो लोग मानते हैं कि हम असंतुष्ट हैं एनडीए के काम से, वो 17% से सीधा पहुंच जा रहे हैं 29% पर। तो ये अपने आप में इशारा कर रहा है कि ओवरऑल जो एक एनडीए के प्रदर्शन को लेकर जो लोगों की राय थी वो एक वक्त पर आप सोचिए ना कि 62% तक भी गई थी, है ना, तो 62% तक गई थी अपने पीक पर, लेकिन वो अब 50% पर आ गई है। तो मुझे लगता है कि एक चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है मौजूदा सरकार के लिए जिसमें उनको देखना पड़ेगा। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जनवरी 2023 का, जिसमें आप देख रहे हैं 56% संतुष्ट है। फिर अगस्त 2023 का जिसमें आप देख रहे हैं कि 58% संतुष्ट है। उसके बाद जब आप अगस्त 2025 का देखेंगे, माफ कीजिएगा अगस्त 2024 का देखेंगे, तब सबसे ज्यादा है 62%। फिर ये 52% पर पहुंच जाता है ना, अगस्त 2025 में। फिर जनवरी पे आइए 26 में, तो ये 52% पर था, अब ये 2% की गिरावट पर पहुंच गया है अगस्त 2026 में। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो बदलाव दिख रहा है। और इसी में एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानेंगे, जो जनता को पूछा गया और उसमें राजनीतिक अस्थिरता से बचाया सरकार ने, राजनीतिक स्थिरता एक तरीके से दी सरकार ने। 13% लोगों को लगता है कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदीप भंडारी, बड़ी दिलचस्प बात है कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो आपने राजनीतिक स्थिरता दी, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राम मंदिर बनवाया, 11% लोग मानते हैं। तीसरे नंबर पर बुनियादी ढांचे का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो मुद्दा आपकी तरफ से रखा जाता है, सिर्फ 11% लोग वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जबकि सबसे बड़ी उपलब्धि नंबर 1 पर ओनली एंड ओनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगली बड़ी खबर जो बड़ा सवाल है, दिलचस्प भी है, क्योंकि ये आरोप बीजेपी पर अब लगातार लग रहा है कि भाई आप ऑपरेशन लोटस करते हैं, आप दूसरे पार्टी के सांसदों को तोड़ते हैं, विधायकों को तोड़ते हैं। तो दल बदल कानून पर भी हमने सवाल पूछा। दल बदल विरोधी कानून और मजबूत होना चाहिए। प्रदीप भंडारी जी स्क्रीन देखिए, 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ दल बदल कानून और मजबूत होना चाहिए। आपका आर्ग्यूमेंट रहता है कि इनके वाले टूटने को तैयार क्यों रहते हैं, इनके वाले खुद ही चलकर आते हैं। लेकिन सवाल है कि जनता में क्या मैसेज जाता है। तो जनता ये कह रही है, 65% लोग कह रहे हैं कि दल बदल विरोधी जो कानून है उस कानून को मजबूत करने की जरूरत है। ओवर राइडिंग 65%, 14% सिर्फ नहीं कह रहे हैं, बाकी उस पर अपनी राय नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर 65% लोग कह रहे हैं कि भाई दल बदल कानून को और मजबूत करना है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस तरीके से दल बदल करना, किसी एक पार्टी के चुनाव के नाम पर चुनाव जीतना और उसके बाद कुछ ही साल में दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना, यह ठीक नहीं है। इसीलिए दल बदल कानून कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए। जो सबसे बड़ी चर्चा आज की स्थिति में डिलिमिटेशन की चल रही है, डिलिमिटेशन बिल लाएंगे नहीं लाएंगे, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन परिसीमन का आधार क्या होना चाहिए, डिलिमिटेशन का आधार क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्या केवल जनसंख्या आधार बने? करीब 33% लोग ये कहते हैं कि हां सिर्फ जनसंख्या ही आधार बन सकता है, यानी जिसकी जनसंख्या ज्यादा वहां पर ज्यादा सीटें हो सकती है, जिस तरीके से बदलाव की अपेक्षा की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण भी आधार बने, यानी दक्षिण के राज्य जहां पर जनसंख्या पर नियंत्रण कराया गया था, जिसके वजह से वहां पर सीटें नहीं बढ़ पा रही है, सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण के राज्यों से।
40% लोग, 40% लोग ये समझते हैं कि हाँ, जनसंख्या नियंत्रण को भी कहीं ना कहीं आधार बनाना चाहिए। कोई एक 50% से नहीं चलेगा। जनसंख्या को नियंत्रण किया, उसका भी फायदा उन राज्यों को मिलना चाहिए। और मौजूदा बंटवारा जारी रहे। करीब 9% लोगों को लगता है कि मौजूदा बंटवारा जारी रहे आज की स्थिति में। अब दिलचस्प सवाल जो अगला आपके सामने हम लोग रखने वाले, जो हमने जनता से पूछा, वो है महिला आरक्षण लागू होने का। अब देखिए, देश में इंतजार है। अब बात क्या हुई कि परिसीमन करेंगे, 700 पार सीटें जाएंगी, फिर उसमें 33% देखेंगे। तो परिसीमन से जोड़े बिना क्या महिला आरक्षण लागू हो? ओवरराइडिंग 47% कह रहे हैं कि हाँ भाई, अभी 543 सीटें जो हैं, इसमें 33% आरक्षण आप शुरू कीजिए। 2023 का जो हुआ है उसी में शुरू कर दीजिए। इंतजार करेंगे, डीलिमिटेशन से उसको लिंक कर रहे हैं और तरह तरह की बहानेबाजी हो रही है, उसको बंद कीजिए। आप अभी जो नंबर है उस पर आप कीजिए, अगर ईमानदार आप चाहते हैं, कोशिश हो इस देश में प्रतिनिधित्व का। भाई 700 पहले केक इतना बड़ा करेंगे, तब उसमें से 33% आपको काट के देंगे। अब भाई अभी जितना बड़ा केक है उसी में काट के शुरू कर दीजिए ना। टिकट तो आप लोग देने से रहे अपनी अपनी पार्टियों में 33%। तो जनता की राय सुनिए, जनता की राय साफ है। परिसीमन से जोड़े बिना महिला आरक्षण लागू हो 47%, और 22% कह रहे हैं नहीं। मुझे लगता है इसमें पुरुष ज्यादा होंगे। नहीं, क्यों? ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई, पुरुष भी हो सकते हैं 47% में महिला आरक्षण लागू कराने के पक्ष में। तो लेकिन उसका जिसका जिक्र है, इसके पहले अभय दुबे भी कर रहे थे। लेकिन ये बात, अभय दुबे जी, आप तो संतुष्ट होंगे ना? 47% कहते हैं, अभी तो आपको सर्वे अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, धीरे धीरे 12वां सवाल पूछा गया था, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असर केंद्र और राज्य सरकारों पर क्या नकारात्मक असर हुआ है? क्या सवाल यह था, किस पर नकारात्मक असर हुआ है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर 47% लोगों ने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नकारात्मक असर हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। सिर्फ केंद्र सरकार पर असर हुआ है कहने वाले 8% थे, सिर्फ राज्य सरकार पर असर हुआ है कहने वाले 7% थे। लेकिन प्रदीप भंडारी, आंकड़े जोड़ लीजिएगा, 47 प्लस 8% प्लस 7%, करीब 60% से ज्यादा लोगों को लगता है कि हां, सरकार की छवि पर असर हुआ है। असर नहीं है, केवल एक स्थानीय मुद्दा है, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया, खत्म हो गई ये बात। सिर्फ 20% लोगों को लगता है कि ये बात। तो तमाम बड़े मुद्दे जो सीधा सीधा इस सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उससे जुड़े हुए हैं, डीलिमिटेशन, महिला आरक्षण, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा, ऐसी जो बड़ी बातें वो हमने की। एक और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है या फिर सरकार की सोच है, वो है एक देश एक चुनाव का को लेकर क्या समर्थन करते हैं। तो ये 70% इस देश की जनता ये कहती है कि हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ 24% लोग नहीं कहते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है जिस पर कांग्रेस पार्टी को भी अपनी कान लगाने चाहिए। अभय दुबे जी, जैसे उनको डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर, वैसे आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जनता भी नहीं चाहती है कि देश में हमेशा कहीं ना कहीं बस चुनाव ही लगा रहे। सब चुनाव में ही लगे हुए हैं, बस बयानबाजियां हो रही हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। यानी चिदंबरम जो कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, मैं नहीं मानूंगा, वो नहीं चलेगा। जनता की राय कुछ और है। कह रही है कि 70% लोग कह रहे हैं कि भाई आप 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूर कीजिए। तो एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वाले ओवरराइडिंग है, सीधा सीधा। और सबसे आखिरी में, अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा कौन है? यह बड़ी दिलचस्प बात है। नरेंद्र मोदी अभी भी 49% पर सबसे आगे हैं। राहुल गांधी नंबर 2 पर 27% पर है। और नए एंट्रेंट अगर हम देखें, सी जोसेफ विजय यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, 9% पर उनकी एंट्री यहां पर हुई है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा वोट जाहिर सी बात है कि उन्हें दक्षिण में मिले हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी भारी संख्या में विजय का समर्थन वहां पर हुआ है। सबसे कम वोट जाहिर सी बात है कि उत्तरी राज्यों में विजय को मिले। लेकिन नए एंट्रेंट, हो सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जो दक्षिण से समर्थन मिलता है वो इस बार विजय अपने साथ लेकर गए। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली बार से राहुल गांधी अपनी लोकप्रियता बरकरार रख रहे हैं, लेकिन इजाफा नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि सारा का सारा फायदा इस स्थिति का विजय को मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक संकेत है कि एक नए ऑप्शन जो मिल रहे हैं उसकी तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो ये दुबे जी, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। एक एक करके अब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आज बनती है सरकार तो एक बार फिर से आपकी सरकार बनेगी अगर चुनाव होते हैं, प्रदीप भंडारी जी। लेकिन गिरावट है जेन जी के या फिर जंतर मंतर का जो भी आंदोलन रहा
उसका एक असर साफ दिखता है। और आपकी पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन का समय है। क्या मैं गलत नहीं, सही नहीं कह रही हूँ? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी हमेशा फीडबैक लेती है और कांग्रेस पार्टी जैसे घमंडी पार्टी नहीं है। जनता जैसा कहती है उसको स्वीकारते हैं, भले हमारे पक्ष में हो या विरोध में हो। बात करें गवर्नेंस की, गवर्नेंस एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस होता है। आप 10 चीजें अच्छी करते हैं, 3 चीजों का फीडबैक लेते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, और इसीलिए हम 2014, 19, 24 और 29 के अंदर भी आएंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान जनता है। पर मैं छोटी छोटी बात करूंगा। आपके पूरे सर्वे का कल्मिनेशन क्या है? आपके सर्वे का कल्मिनेशन है कि जब भी एक नेशनल इलेक्शन होता है, लोग नेता को चुनते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, और उसमें 49% ओवर आर्चिंग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी चॉइस है। मतलब ये स्पष्ट है कि जितना भी इश्यूज है, इश्यूज में भी लोगों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। राहुल गांधी का क्रेडिबिलिटी क्वोशेंट 100 चुनावों में 100 बार रीलॉन्च करने के बाद भी इंप्रूव नहीं हुआ है, और कांग्रेस पार्टी वही रट के बोल रही जो 2014 के अंदर बोल रही थी। अब बात करते हैं राम मंदिर पे। बिल्कुल आपने कहा कि इसकी चीज है, पर अगर उसका फॉलो अप आप ये पूछेंगी क्या इसके कारण आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे, मेरा ग्राउंड का फीडबैक कहता है लोग ये नहीं कहेंगे कि हम वोट ट्रांसफर करेंगे, दुखी होंगे। यूपी में गेन हो रहा है इंडिया को, इंडिया गठबंधन को ही गेन हो रहा है, जोड़ के देखिए ना 5 का उसको। सिर्फ गेन हो रहा है। लेकिन अभय दुबे जी 12 साल की सरकार, और उनके खिलाफ अगर नाराजगी दिखती भी है तो इस हद तक नहीं दिखती है कि उखाड़ फेंक के और भाई अब तो राहुल गांधी को पीएम ही बना दे। ऐसा क्यों हो रहा है? साधुवाद आपको कि नाराजगी कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। अब हमारी चर्चा में भी 4 प्रमुख मुद्दे आपने कहे। पहला कहा राजनीतिक स्थिरता पर मोदी जी को विश्वास कर रहे हैं। दूसरा ही सवाल था कि क्या दल बदल कानून सख्त होना चाहिए, तो उन्होंने 65% लोगों ने कहा हाँ। मतलब राजनीतिक स्थिरता पर देश के नागरिकों ने सवाल खड़ा कर दिए कि कैसे एक एक राजनीतिक दल के 20-20 सांसद प्रधानमंत्री खरीद कर ले जाते हैं। सब अच्छा लगा। सुनिए ना, अच्छा नहीं, ये सर्वे है, ये जनता बता रही है, हम लोग नहीं बता रहे हैं। मैं आपके थोड़े से जो 1,16,000 लोग हैं उनसे लड़िए। नहीं, मैं देखिए, अब आपने पूरी प्रतिबद्धता से सर्वे किया है, मैं सर्वे की आंतरिक बातें आपको बता रहा हूं। आपने बात की महिला आरक्षण की। महिला आरक्षण में 47% सहमत है कि आप करिए, यही तो हम कह रहे थे। 2023 में आपने नोटिफिकेशन कर दिया, उसकी जो राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मूल अधिसूचना आपने 26 अप्रैल में जारी की। क्यों? क्योंकि आपके मन में पाप था, आपका महिला आरक्षण मुद्दा नहीं था। जो आपने कहा साहिल जी की 22% सहमत नहीं, अंजना जी कह रही थी कि वो पुरुष होंगे। उन पुरुषों में आदित्यनाथ जी जैसे लोग हैं जिन्होंने महिला आरक्षण कानून कांग्रेस लाई थी। तो क्या कहा जानते हैं? सीधा जवाब दीजिए आप। एक सेकंड, आदित्यनाथ जी ने कह रहे हैं महिला आरक्षण क्यों नहीं कर रहे? मुझे बोलने में क्यों टाल रहे हैं? अरे सुनिए ना, इसमें घिरेंगे ना, जवाब तो लीजिए। 1 मिनट उनसे लीजिएगा। अंजना जी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, देश को पता तो लगे। आदित्यनाथ जी ने कहा कि महिला को स्वतंत्र छोड़ दिया तो उसकी शक्ति विनाशकारी होगी। उन्होंने कहा कि मैं असहमत हूं महिला आरक्षण कानून से। महिला आरक्षण कानून पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पंचायत चुनाव में आरक्षण लेकर आई थी उसकी जांच करो कि उसमें कितने परिवार नष्ट हो गए। आपने डिलिमिटेशन की बात की, फैमिली के अंदर स्मैश द पेट्रियार्की की बात नहीं कर पाते राहुल गांधी। इसीलिए ये अपरिपक्व लोग बीच में बोलने लगते हैं। नहीं, आप थोड़ी आदित्यनाथ जी का तो इंटरव्यू दिया भाई बोले www. पूरा कीजिए फिर वो बोलेंगे। जल्दी से जल्दी, लास्ट लाइन। अब एक देश एक चुनाव। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, अभी जो हुआ है, बंगाल की बात आई कि 80,000 से अधिक लोगों का जो याचिका थी वो सेटल हुई, तो 75,000 वोट जुड़ गए। तो ये इनको मताधिकार मिल नहीं रहा है, ये ज्ञानादेश ले रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं, ये सांसद चुरा रहे हैं, ये विधायक चुरा रहे हैं, ये आपके वोट चुरा रहे हैं, ये बेनकाब हो गए। प्रधानमंत्री जी लोकप्रियता पेलेट गन मारने से बढ़ गई क्या? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चीनी महंगी करने से बढ़ गई क्या? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 17 करोड़ इथेनॉल से गाड़ी बिगाड़ने पे बढ़ गई क्या? मिस्टर भंडारी अब हमें बताएंगे, जब देश की जनता ये कह रही है, 47% लोग कह रहे हैं कि मौजूदा नंबर में ही महिला आरक्षण दीजिए, तो भंडारी जी अब हमें बताएंगे कि वो इससे क्यों बच रहे हैं। देखिए अंजना जी, 2023 का जो कानून था उसके अंदर ही ये था कि जब पूरा का पूरा डिलिमिटेशन होगा उसके साथ में होगा। ये उस कानून जो कांग्रेस के साथ में पास किया, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इमेच्योर मत एक्ट करिए प्लीज। मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 2 ये कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी अमेंडमेंट ने ये यही करा कि झुंझुना दिया 2011 था और की इसीलिए जनगणना कांग्रेस पार्टी ने महिला रिजर्वेशन बिल नहीं लागू अरे करने हम दिया। तो लाए। उन्होंने बोला करंट सीट के आपने अंदर विरोध कि किया कांग्रेस उसका। के जितने पुरुष सांसद हैं, एक पुरुष सांसद अपनी सीट नहीं देख छोड़ना लेना। चाहता है। तो क्यों ये इनकी इंतजार सच्चाई करना है। है? ये क्यों इनकी इंतजार सच्चाई है। करना है? ये कराइए नहीं ना। देंगे। तो आप करा दीजिए। 543 में लागू करा दीजिएगा। तो आप करा आपने दीजिए। बिल लागू किया हुआ है। हमें आप कराइए। 2011 का सेंसस आपके पास पहले से है। प्रधानमंत्री जी ने करा कहा, दीजिए। 2011 के सेंसस पे ही चीज हो रही है तो भैया। कराइए ना पर ये क्यों नहीं, 543 जो में। 2023 नहीं, 2023 का जो कानून पास हुआ उस कानून के अंदर डिलिमिटेशन अरे और 23 वो हमने में जो करा 2023 देते तो 80 से 500 अधिक एक्सपेरिमेंट किया। सांसद महिला इसमें ये सांसद लोग हो पार्लियामेंट जाती। नहीं चलने देंगे। 70 सालों तक महिला रिजर्वेशन इसीलिए नहीं अच्छा, पास हो कितने पाया क्योंकि ये कानून आपने झुंझुना पास देते करा थे। लिए, बस इसी में अटका मामला। कांग्रेस पार्टी नेहरू जी, पंडित नेहरू 2023 भाई। के अंदर, अरे मैं तुम्हें ऐसे ही गलत करके है। निपट जाओगे। पंडित नेहरू का नाम लीजिए। 10 अगर एक कानून सेकंड, की एक बात है, सेकंड, ये रहे कांग्रेस एक पार्टी सेकंड, नहीं, पहले मेरे 20 सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। महिला आरक्षण का अभी मौजूदा 543 में लागू करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि 2023 का जो कानून पास हुआ है संसद से, उसमें यह है कि डिलिमिटेशन के बाद ही तो अगर बदलाव आप कर अमेंडमेंट दीजिए। ला रहे हैं तो बदलाव वो कर अमेंडमेंट ला दीजिए। दीजिएगा। बदलाव कर दीजिए। 2023 में अमेंडमेंट ला दीजिएगा। जनता को 2011 के तहत कांग्रेस पार्टी टीवी इसके पे सब पहले बातें कभी कहती है। किसी राजनीतिक कांग्रेस दल का ने हर नहीं जोड़ा। नेता जब पीछे से पार्लियामेंट में बैठता है तो विरोध जनता करता है कि ऐसा पार्टी मत ने करो, जनता ऐसा मत करो। जनता साफ कह रही से पास होगा। है। जनता साफ हमने कह रही महिला है। रिजर्वेशन बिल के बारे में बात 47% करी है। जनता कह रही है, कांग्रेस परिसीमन पार्टी- का इंतजार मत करिए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रदीप जी, 2023 में जो उसने अमेंडमेंट ना, किया गलत है। ना, ना, यही 70 ना, सालों ना, तक कांग्रेस ने छोड़िए, झुलासा छोड़िए, दिया। छोड़िए। 70 मुलायम साल सिंह तक आप लोग अवरोध यादव पैदा और करते अगर आप अखिलेश चाह लेंगे तो यादव कर और लेंगे। पूरे के पूरे लोगों ने महिलाओं को झुंझुना दिया जहाँ और चाह इसी वहाँ चक्कर रहा। के अंदर जो उन्होंने करिए इंप्लीमेंट ना, किया, भंडारी बाकी जी। लोगों ने नहीं देंगे। अरे भंडारी जी, क्या क्या बातें कर मुझे रहे बताइए हैं? क्या दिक्कत है? अरे सुनिए ना, हाँ, संशोधन बोलिए। करिए, कानून लाइए। अगर ये नहीं करेंगे सपोर्ट एक्सपोज होंगे। तो एक्सपोज हमने होंगे, तो हो ही किया, जाएंगे। करिए हम तो ना। लाने- हमने 2023 आपके में इंटरव्यू खुला समर्थन मोदी मुझे जी को। एक हमको चीज लगा था बताइए, कि वो ले अंजना जी, आएंगे। मैं बताता हूं। अब लेकिन इसमें भी क्या है? 2023 में अब इसमें इन्होंने भी क्या अगर है? इम्प्लीमेंट ये कर चाहते देते हैं कि महिला रिजर्वेशन तो आज टेम्पररी हो। 33% डिलिमिटेशन महिला additional होती है हमारी लोकसभा जब में। डिलिमिटेशन होगा तो जिन सीट्स के ऊपर महिला रिजर्वेशन अगर आप 543 के अंदर कर दोगे तो जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, यही कांग्रेस के लोग बोलेंगे, प्रियंका क्यों बोलेंगे मेरी भाई? सीट को मत छोड़ो। अरे हम तो राहुल आएंगे गांधी बोलेंगे, सरकार मेरी में। सीट को मत छोड़ो। अरे तुमको हमारे बोले पास दीजिए सरकार इसे, में ए, नहीं। भंडारी जी। यही चीज ए, भंडारी महिलाओं जी, का क्या क्या रिजर्वेशन बात कर रहे परमानेंट हैं? है। ए, कांग्रेस भंडारी जी। चाहती है एक टेम्पररी फिनोमेना हो, इसीलिए 543 पे लागू करना चाहती तो है। क्या परमानेंट तब होगा 20 जब साल डिलिमिटेशन लगाएंगे? के साथ भंडारी होगा, जी। जिससे कांग्रेस का कोई नेता महिलाओं का आरक्षण नहीं छीन सके। यही अच्छा, चीज़ कोई 10 सेकंड कोई में ये जो होगा। सीटें हैं ना, किसी का फीफडम नहीं है। किसी का फीफडम तो नहीं है। हाँ, तो राहुल को फिर करिए समझाइए ना आप। 543 में। पहले खाना इतना बड़ा केक करेंगे, केक इतना सा है उसमें से नहीं देंगे। पहले केक इतना बड़ा करेंगे तब काट के देंगे। ये सब तो मतलब गलत एक बात तरफ- है। एक तरफ- यही पुरुषों के लिए हुआ बिगेस्ट टेक अवे इस सर्वे का आपकी नजर में 3 बड़ी बातें। जो मैंने पहले ही कहा था कि देश में डिसकंटेंट है इस गवर्नमेंट को लेके और गवर्नमेंट के जो डिलीवरेंस है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के 12 साल हो गए हैं। लेकिन एक बात हमें कंपैरेटिव वे में देखना चाहिए कि इस समय हम मोदी के जो रेटिंग्स है 54 से 48 में आ गए, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम 2014 पे चले गए तो उस समय का यूपीए गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह के रेटिंग्स देखे तो मनमोहन सिंह को जो आउटस्टैंडिंग या गुड रेटिंग मिला था वो था, जहाँ तक मुझे याद है, 26%। और उसके मुकाबले मोदी और का यूपीए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी का 10 रेटिंग साल अभी का 45% बहुत के ऊपर। बहुत ऊपर है, लगभग 50 के पास है। लेकिन जो मुझे जेनजी हो या आम लोगों के जो रेस्पोंडेंस से मुझे जो लगा ये है कि इस गवर्नमेंट के जितने भी वादे थे सब सुन लिया और बहुत सारे वादों में डिलीवरेंस हुआ भी है। लेकिन आगे जाके करने की जरूरत है। लोगों में इंप्रेशंस बढ़ रहे, हो गए आपको दे दिया हमने 10 साल 12 साल क्योंकि दे उन्होंने दिया, इन्हीं की सरकार देखी है। इन्हीं की सरकार देखी। लेकिन कोर पॉइंट ये है, जिन मुद्दों पे बीजेपी चलते हैं, जो कोर बीजेपी के पॉइंट्स है, जैसे यूसीसी है, वन नेशन वन पोल है, या इलीगल इमिग्रेशन के उसको इशू है, भरपूर जिससे हमने सपोर्ट है। इनके बारे में सपोर्ट है और ये बीजेपी की खुशकिस्मती है। लेकिन जो ऑपोजिशन है उन्होंने मुद्दा बहुत उठाए और जो कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, मार्जिनल फायदा हुआ है। क्योंकि जो 99 से 106 हो गए, अभय दुबे जी, टीएमसी हो गए, डीएमके हो गए। यही बात जो अंजना पूछ रहे थे, जिसका जवाब आपने बिल्कुल नहीं दिया, तब आप सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अभी आप बिना सवाल उठाए जवाब दीजिएगा। मुद्दा अटकता है नेतृत्व को लेकर। जब नेता की बात होती है तब बीजेपी खींच लेती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि नेता को लेकर कुछ करने की जरूरत है आज की स्थिति में? साहिल जी, सारे आपके पास तो थाली परोस के मिल रही है, मुद्दे तैयार मिल रहे हैं, गुस्सा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, नेता पे बात अटक रही है। समाज में, सोसाइटी में हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा भय व्याप्त है, मुखरता से बोल नहीं रहे सरकार के खिलाफ। इसका आशय ये नहीं कि सरकार के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी के लिए आप किसी शख्स से पूरे हिंदुस्तान में बात कर लो,
वो कहते हैं बहुत निर्भीक नेता है, बहुत ईमानदार दिखता नेता क्यों है, नहीं है बहुत इधर? विजनरी लीडर इधर दिखता क्यों नहीं है? नहीं दिखेगा इसलिए नहीं, गुस्सा इसलिए दिखता ना, है, सब कुछ साहिल जी, दिखता है। इसलिए नहीं साहिल जी। दिखता है कि डरे हुए हैं ये, घर जाकर डराते और माफी मंगवाते कमाल की बात कर रहे हैं। मतलब साहिल इस देश का जी, ऐसा प्रधानमंत्री जो घर जाकर लोगों से माफी मंगवाता और माफ खुद साहिल पैलेट जी। गन चलवाते हैं और कहते हैं हमने माफ कर दिया। ये है देश देख नंबर। रहा है, ये देश देख रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि सोशल मीडिया से आप अंजना चुनाव जी। जीत लेंगे। नहीं नहीं, हम तो सोशल अंजना जी। वेलफेयर से, सोशल इंगेजमेंट से हम चुनाव जीतेंगे और वो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये समाज का एक वर्ग ऐसा नहीं जिसको राहुल गांधी जी ने अप्रोच नहीं किया। आपको नहीं लगता कांग्रेस में भी लड़की लड़ सकती हूँ, होना चाहिए नहीं, नेतृत्व राहुल के गांधी मामले ने में? तो कहा है कि आप देखिए राहुल गांधी जी कोई वो इनकी कह रहे तरह स्मैश द मुखौटा लगा पेट्रियार्की कर घर में तो कर ही घर नहीं में पाए। कर लीजिए। अंजना जी वही सब चेंज- होगा खुल ये देखिए, नंबर देखिए। इनसे क्या होगा? पूछिए ना, क्या होगा? भारतीय ये जनता नंबर पार्टी में देखिए। एक बता दीजिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो हमारी ये 5 राज्य आपको बता- अरे राष्ट्रीय भैया, अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, ये बात कांग्रेस सही। पार्टी फाइनेंस ने मिनिस्टर एक महिला है। राष्ट्रपति अंजना महिला जी। पहली हाँ, हमने दी, बोलिए, प्रधानमंत्री भंडारी जी। पहली महिला दी, ये भंडारी नंबर जी। जो आप पहली महिलाओं की महिला बात हमने कर रहे दी। थे ना, और ये नंबर है। अगर कैमरा पर्सन आपका दिखाना चाहेगा, जरा दिखाओ भैया, जूम इन करके तुम वाइट फ्रेम बनाए क्या अभी अभी कहाँ कर्नाटका में जीरो बच्चे बना है, को- जीरो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन बच्चे दिया को- कर्नाटका कैबिनेट में। अरे हिमाचल आपने प्रदेश तो में आग जीरो महिलाओं को लगा दी मार कर रिप्रेजेंटेशन दिया भैया। कांग्रेस पार्टी ने। जो तमिलनाडु जीरो में निकाला, को जीरो। रिप्रेजेंटेशन दिया है। थी, ये है उसको कांग्रेस रात के पार्टी, अंधियार और में इसलिए पेट्रोल नहीं दिख रहा डालकर कि जला काम दिया। इनने कुछ नहीं तुम किया। आप हमको और मैं क्या आपको एक और शिक्षा बात कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी को लोग बैटमैन समझ ले, जोकर समझ ले, जननायक समझ ले, धरना नायक समझ ले, पर नेता कोई नहीं समझ रहा है। नेता सिर्फ नेता एक किसको जनता समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी को, यही सच्चाई है। आप अरे हर दिन नेक चेंज करते जाओ। अरे कभी विकृति पीडीए है का साहब, परिवार चेंज कर दो, विकृति हर आ गई दिन तुम PDA लोगों चेंज की कर दो, मानसिकता कभी में। बैटमैन बन जाओ, प्रधानमंत्री कभी जी एक जोकर बन शब्द जाओ, नहीं बोल कभी सकते धरना नायक बन टेलीप्रॉम्प्टर जाओ, के कभी जननायक बन जाओ। बगैर। वो जो जो बनना है बनो, स्क्रिप्टेड है नेता सिर्फ जनता वही नहीं बोलते स्वीकारेगी हैं। आपको। प्रधानमंत्री क्योंकि ये अब डेटा है ना, स्वाभाविक ठीक है, एक डेटा। मिनट कौशिक, ये देश की पर कौशिक, कैपिटा इनकम बढ़ती जा आप रही है, इसको ये किस सच्चाई तरीके है। से देखते हैं? क्या जो मैंने बात रखी कि मुद्दे परोस के मिल रहे हैं, नेता पर बात अटक रही है, क्या ये हम मानना चाहिए हमें, जो सर्वे दिखा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी के रेटिंग अगर गिर रहे तो उतने प्रोपोर्शन में राहुल गांधी के रेटिंग बढ़ नहीं रहे। वो स्टेटिक उसी जगह पे है, 27-26 के आसपास है। लेकिन नए नेता उभर के आ रहे हैं। अगर लोग डिसइल्यूजन है इस गवर्नमेंट के साथ, तो शायद पूरे सिस्टम के साथ ही डिसइल्यूजन है कि जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल Political लीडरशिप है, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल, तो लोग ढूंढ रहे हैं नए लीडर। 2012-13 में आए थे अरविंद केजरीवाल, वो भी वैसा ही निकला। तो अब क्योंकि विजय की एंट्री जो हुआ है वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। और जैसे आपने नॉर्थ और ईस्ट की एक बात बार कहा, में ही आप 9% के साथ, मुझे सीधा नहीं लगता 9.2% किसी की एंट्री सिर्फ और आज अगर तक हुई ये होगी। कहेंगे कि सिर्फ साउथ से आए, ऐसा नहीं है। बाकी जगहों पे भी वेस्ट से भी आया है, नॉर्थ ईस्ट से भी आया है। नॉर्थ में थोड़ा कम है, ये लेकिन नॉर्थ में मोदी जी का दबदबा सबसे ज्यादा है। वोटर प्लान एक कर point- रहा है अरे वाह, राहुल गांधी को सर मैं अरे समझ अभी गया। हरियाणा छोड़िए, अभी स्ट्रेटेजी चार समझ गया। सवाल पर तो ताली बजा रहे थे। स्ट्रेटेजी कमाल है अभय दुबे। राहुल गांधी को अंडरमाइन करे, क्योंकि मोदी के सामने राहुल देखिए एक मिनट, एक आपके असली फायदे की एक सच्चाई डेटा ये पॉइंट बोल है। देता हूँ। सुनिए, सुनिए, हमारा नहीं, देश के फायदे की बात, हमारे दुबे फायदे जी, की बात। ठीक है, देश के दुबे फायदे जी, के लिए दुबे एक डेटा जी। पॉइंट बता देता हूँ बस जो कि राहुल पसंद गांधी आएगा को वही सबसे अच्छा। ज्यादा पसंद नहीं, जो सच है मैं दुबे कह रहा जी, हूँ। दुबे जी। पूंजी सच्चाई है देखिए, भाई, इसके झूठ की पहले पूंजी सच्चाई देखिए, है। ये तो आप- ये देश के आप युवा ने मेरी आपके practice करो। आपको सुन के अच्छा लगेगा। राहुल गांधी को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आया है, साहिल जी, साउथ से नहीं आए हैं। कहाँ से आए पता है? वेस्ट से, और वेस्ट में गुजरात भी है, गुजरात भी है। वही बात है, इंटरेस्टिंग बात महाराष्ट्र है। भी है। दुबे जी को ये बात पसंद आई, दुबे जी शांत हो गए। मुस्कुराए हैं। वो तो हमें सच्चाई तो पता अच्छा, है। इनसे ये तो और- गारंटी कि ईवीएम को ब्लेम नहीं देश करेंगे के ये। चप्पे चप्पे, क्या और इसमें आज ईवीएम नहीं, ज्ञानेश कुमार। नहीं, क्या एक काम और करो, आज जरा मुझे- गारंटी और लेवल आज से मुझे एक बात कि और अगर पता जैसे चला। भी अगर और आप एसआईआर को तो जनता सही ठहरा रही है अभय दुबे जी। और अंजना कह रही है, SIR बोगस तो वोटर्स कह को रहे बाहर हैं, निकालो। बोगस वोटर्स जो वोटर्स को भरे हुए बाहर थे उनको निकालो। निकालो। अच्छा, क्या बात कर रही हैं आप? 70 अगर आपका 80-90% दिखा लोग दीजिए एक रिटेन बार कर गए, SIR अगर बंगाल में कितनी बड़ी बात है। अगर मतलब ये 80,000 का भी समर्थन अपील में कर से रहे हैं। 75,000 को रिकंसिडर कर देश दिया। की जनता देख रही ये है क्या- कि कितना अभय जी- बड़ा ब्लंडर है। अंजना जी, एक बात मुझे समझ में आ गया कि कांग्रेस कभी भी किसी भी बात पे एक स्टैंड नहीं ले पाते, कंसिस्टेंट स्टैंड। क्योंकि अभय जी थोड़ी देर पहले डिस्कार्ड कर रहे थे, बीच में सर्वे को नहीं, अपना नहीं, आपके लिया, सर्वे फिर को तो शुरू से डिस्कार्ड कर देखिए, दिया। नहीं, नहीं, मेरी बात नहीं, बीच में सी तो वोटर आपने में- अपना लिया था। मैं आगे नहीं जाना चाहता नहीं, नहीं, किसका अभय है जी, सी वोटर। अगर मैं अभय उस जी, पर ऐसा बात थोड़ी हो करने सकता है लगूंगा कि तो एक फुल थाली के अंदर समझा। आप रोटी कहें कि उस थाली नहीं, की नहीं, अच्छी है, दाल अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी है। भाई देखिए, मानो तो पूरा देखिए, मानो। भंडारी आपको जी, दिक्कत इस बात ये- की है कि ये जनता सब ये कह कहाँ रही है से कि राहुल अभय गांधी दुबे जी। स्वीकार हो रहा है। अच्छा, एक आपका बहुत हो तो इंटरेस्टिंग अच्छा। चीज है, एक और अच्छी चीज हुई थी इस दौरान, जो 6 महीने की मैं बात करी थी। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, फिर ये छात्रों का आंदोलन हुआ,
जंतर मंतर पर हुआ, रांची में हुआ, झारखंड में, पटना में, बिहार में, कई जगहों पर हुआ, वो सब आपने देखा। लेकिन इस बीच नितिन नबीन इनके अध्यक्ष बने और बांकीपुर की सीट पर जीत गए प्रशांत किशोर। तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प। और कौशिक, जो आप कह रहे थे पहले, प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि आपने तो कई नेताओं के साथ काम किया है, आपने मोदी के साथ काम किया, आपने राहुल गांधी के साथ काम किया, यूपी में जो खाट पर चर्चा एक शुरू हुआ था कार्यक्रम कई लोगों से, आपको फर्क क्या दिखा? तो जो आपने बात कही ना, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दे टेक डिसीजंस इमीडिएटली, वो फैसले लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा जो इफ्स एंड बट्स है वो लगा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी आगे रहती है कई बार कांग्रेस से, क्योंकि वो कोर्स करेक्शन में विश्वास रखते हैं। उनको जिस तरह का फीडबैक मिलता है वो तरीके, अब 3 कृषि कानून पे उनको लगा कि भाई हम तो फंस गए, तो उन्होंने वो कानून जनता के दबाव में वापस दिया। आपको याद होगा, यहीं पर देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन उसको फिर स्थिति को समझते हुए लिया। लेकिन पीके का ये कहना था, मेरा नहीं कहना है दुबे जी, बुरा मत मानिएगा, पीके का ये कहना था कि चूंकि वो पार्टी नेतृत्व के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि डिसीजंस जो है ना वो आपकी पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन में रहती है, आपको अंजना याद होगा, खींची जाती है। अंजना जी देखिए, यहाँ नितिन नवीन चुनाव हारे हैं। मैं पीके को उसका क्रेडिट, ठीक है वो चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन नितिन नवीन 2 बार उम्मीदवार बदले इन लोगों ने, जानते हैं पता कितने था डरे नहीं हुए थे। पकड़िएगा, वो मैं नहीं पकड़िएगा। वोट परसेंटेज हमने बंगाल जीता, निश्चित रूप से वोट परसेंटेज 34। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड, देश के लोगों ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही राजनीतिक समझ के कारण 4% वोट होने यही राजनीतिक समझ के कारण ये कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं डेमोक्रेसी यही राजनीतिक समझ के कारण कांग्रेस पार्टी पीछे। भाई नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में हम बंगाल जीते हैं, और इसीलिए आप समझते हैं लोकल और नेशनल के बीच में फर्क। अरे नितिन नवीन जी तो वहाँ प्रचार के लिए गए थे ना, सब नेता फिर करने भी वो गए सीट थे। आप हारे। नहीं, वो तो हम लोकल कारण की वजह से हारे, जिसकी हमने समीक्षा लोकल क्या होता है? और उसको हम लोग बेहतर करेंगे, हम देखेंगे उम्मीदवार को क्यों नहीं। लोकल इज ग्लोबल, लोकल इज ग्लोबल, ये तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, नंबर्स बहुत दिलचस्प है। इसी के साथ इस शो का अंत करने का समय आ गया है। देश का मिजाज अगर आज हो चुनाव, तो इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी की बनती हुई दिख रही है सरकार, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है। और जनवरी के मुकाबले वो लगभग 25 सीटों से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन वो अभी भी लोकसभा चुनाव 2024 के अपने 240 के आंकड़े से ऊपर 261 पर है। और दूसरी तरफ विपक्ष के इसमें नजर डालें तो मार्जिनल बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी को होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी देश के सबसे बड़े मुद्दे, ये बुनियादी मुद्दे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। और जेन ज़ी आज की तारीख में अलग तरीके से सोचने को तैयार है। सबसे बड़ा टेक अवे इस देश के मिजाज का, मूड ऑफ द नेशन का हम ले सकते हैं। बेरोजगारी और परीक्षाएं अच्छे से हो, साफ सुथरी, ये प्राथमिकता वो बार बार याद दिला रहे हैं। इसी के साथ देश का मिजाज में हम सबके साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।